हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा व सर्वश्रेष्ठ व एक समान शिक्षा मिले, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, सबको एक समान रूप से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मिले, इसी यकीन और विश्वास के साथ हम अपने मिशन में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आपके द्वारा दिए गए प्यार और सपोर्ट के लिए हम आपके आभारी हैं और आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पर इस तरह ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे सी टेट और रिपीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत। असल में ये बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत का टॉपिक है। और देखिए फ्रेंड, अगर आपके सिद्धांत कवर हो जाएंगे तो सिद्धांत से और पेडागोजी से मिलकर आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने लगभग 8-9 सिद्धांतों को कवर करा दिया है और इस सीरीज में हम सभी सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद जैसे सिद्धांत पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अदर्स टॉपिक को भी इसमें कवर करेंगे। आपका 28 नवंबर को यूपीटेट होना और फिर दिसंबर में सी-टेट होना, तो हम उसके लिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले कि हमने जो सिद्धांत अपलोड किए हैं, आप उन्हें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा फ्रेंड्स ने, उन्हें जाकर आप सबसे पहले देख लीजिएगा। और उन सभी की प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है और इस वीडियो की लिंक, उन सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी करके उनको देख लीजिएगा और उसके बाद ही इन सिद्धांत को देखिएगा। और देखिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे बीएस ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिद्धांत काफ़ी बार कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। एक बार वो समझते हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद उसको फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे सिद्धांत असल में थोड़ा सा है इस तरह का कि इसको अगर आप एक बार पढ़ लें और अगर आपको अच्छे से ना समझाया जाए तो ये सिद्धांत आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता। और बल्कि लंबे समय के छोड़िए फ्रेंड्स, ये आपको सुबह से पढ़ा हुआ शाम तक याद नहीं रहता। थोड़ा सा ये सिद्धांत अपने आप में इस तरह का है, लेकिन मैं आपको इतने ईजी वे में आपको पढ़ाऊंगा कि आपको सिद्धांत बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, बीएस ब्लूम जिन्होंने सिद्धांत दिया, उनका ये सिद्धांत वर्गीकरण का सिद्धांत कहलाता है। और ये अगर बात हो जाए, अगर क्वेश्चन पूछे जाए फ्रेंड्स एग्जाम में कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको ये जोर ध्यान रखना है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नाम इनका बेंजामिन एस ब्लूम है, लेकिन हम बीएस ब्लूम इनको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत वर्गीकरण सिद्धांत शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के लिए सिद्धांत दिया था। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इनके वर्गीकरण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। असल में इतने सिद्धांत पहले से ही बाल मनोविज्ञान में अधिगम से संबंधित पहले से दिए जा चुके हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन इनके सिद्धांत की आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों पड़ गई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर 3 देखिए मेजर पॉइंट है जो मैंने नोट डाउन किए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स भी मेरे साथ बनाते चलिएगा। जैसे नोट्स मैंने बनाए हैं स्लाइड्स में, मैंने भी काफ़ी इसमें समय लगा, मुझको काफ़ी समय लगता है इस तरह से अच्छे नोट्स बनाने में और इंटरेस्टिंग वे में और अट्रैक्टिव नोट्स बनाने में। तो आप मेरे साथ भी अपने नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप इससे बेटर बना सकते हैं तो अपने बेटर नोट या क्विक एंड फास्ट जो नोट जो इसको आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकें, तो आप उनको मेन पॉइंट से अपने नोट्स बनाते चलिएगा। आपके नोट्स ही आपके एग्जाम में सबसे बड़े आपके हेल्प पर साबित होंगे, सबसे बड़े फ्रेंड साबित होंगे। तो नोट्स फ्रेंड जरूर बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, इनके सिद्धांत की जो आवश्यकता पड़ी है उसके लिए 3 मेन बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन तीनों बातों को मैंने नोट डाउन किया है। तो आप देखिए, पहली बात, शैक्षिक प्रणाली का लक्ष्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। जो हमारी शैक्षिक प्रणाली होती है, बच्चों को पढ़ाने की शैक्षिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, उसका जो मेन एम है, मेन टारगेट होना चाहिए कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, हर तरह से उसका विकास होना चाहिए। और अध्यापक के लिए व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल वे में इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करना लगभग असंभव है। जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है उसके लिए प्रैक्टिकल रूप में शिक्षक के लिए प्राप्त करना लक्ष्यों को बड़ा ही असंभव है। लेकिन यदि वह ब्लूम के वर्गीकरण संसाधन का प्रयोग करे, जो ब्लूम महोदय ने अपने टैक्सोनॉमी सिद्धांत में जिस तरह से सभी सिद्धांतों और पक्षों को रखा है, डोमेन उन्होंने दिए हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर उन सभी का प्रयोग करे शिक्षक, तो शिक्षक आसानी से शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसीलिए यह सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए ये सिद्धांत हमको बाल मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड, इन फ्यूचर में आप और आप सभी अध्यापक और अध्यापिका बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, तो आप बच्चों को जो पढ़ाएंगे तो उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए आपको इस सिद्धांत की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्लूम के वर्गीकरण की। देखिए फ्रेंड्स, ब्लूम ने अपने सिद्धांत को 3 पक्षों में वर्गीकरण किया। असल में इनको कहते हैं डोमेन या 3 पक्षों में इन्होंने अपने सिद्धांत को वर्गीकृत किया है। देखिए, पहला वर्गीकरण इन्होंने किया ज्ञानात्मक पक्ष में, दूसरा भावनात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। इंग्लिश में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ज्ञानात्मक पक्ष को कहते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन, जो संबंधित है मानसिक कौशल ज्ञान से। दूसरा भावनात्मक पक्ष है जिसको अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। और ये भावनात्मक मनोवृत्ति, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी मनो की वृत्ति है ना, टेंडेंसी, थॉट, हमारी मन की जो टेंडेंसी है उससे संबंधित है भावनात्मक मनोवृत्ति। और तीसरा इन्होंने दिया है क्रियात्मक पक्ष के संबंध में वर्गीकरण, जो कि कहलाता है साइकोमोटर डोमेन, शारीरिक कौशल या गतिक कौशल संबंधी
पक्ष, इन्होंने 3 पक्षों में अपना सिद्धांत दिया। अब फ्रेंड इनको हम डिटेल में देखेंगे। और देखिए डिटेल में फ्रेंड ये 3 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में वो बनेगा ज्ञानात्मक पक्ष से। क्वेश्चन हालांकि इनसे ही बन सकता है, लेकिन इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। और 90% जो क्वेश्चन बना है एग्जाम में वो BS ब्लूम महोदय के ज्ञानात्मक पक्ष के जो वर्गीकरण है उससे बना है। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष जो है इनका, जिसको मैंने कॉग्निटिव डोमेन कहा, इसे BS ब्लूम ने 1956 में दिया। सन जो ध्यान रखें फ्रेंड, सन पूछा गया है एग्जाम में पहले भी 1-2 बार कि ये किस सन में दिया गया था। तो 1956 में BS ब्लूम ने ये सिद्धांत, ये पक्ष दिया अपना डोमेन। और इसमें इन्होंने मानसिक क्षमताओं से संबंधित इसमें वर्गीकरण किया। इसका उद्देश्य क्या था ज्ञानात्मक पक्ष देने का, कि अधिगम को सरल से कठिन को ले जाना। जो अधिगम है, लर्निंग है हमारी, उसको सरल से कठिन, इजी टू डिफिकल्ट की ओर ले जाने के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया। अब देखिए इन्होंने शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। जो शिक्षण अधिगम टीचर अपने बच्चों, जो उनकी क्लास के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो उनका शिक्षण अधिगम होगा उसको निम्न स्तर से ले जाकर और एक ऊंचे स्तर तक, शून्य से शिखर तक ले जाएंगे, तो उसका जो दृष्टिकोण होगा उसको उन्होंने 6 भागों में बांटा। अब देखिए 6 भाग जो है फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 6 के 6 भाग जो पार्ट है इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर सकता है कि आपको कोई 3 नाम एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देगा और चौथा कोई गलत आंसर देके आपको पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा BS ब्लूम महोदय का ज्ञानात्मक पक्ष का भाग नहीं है। तो आपको अगर 6 के 6 नाम पता होंगे तभी आप उसमें से छांट सकेंगे कि इनमें से कौन सा BS ब्लूम महोदय का ज्ञानात्मक पक्ष का एक भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इनके 6 भाग हैं इस प्रथम ज्ञानात्मक पक्ष के। कौन कौन से भाग हैं फ्रेंड्स, देखिए पहला तो है ज्ञान, जिसको नॉलेज कहेंगे। दूसरा समझबूझ, कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। फोर्थ है फ्रेंड विश्लेषण, एनालिसिस। फिफ्थ संश्लेषण, सिंथेसिस। एंड लास्ट 10 का 6th मूल्यांकन, एवल्यूएशन। अब इन चारों को 6 की 6 को हम आगे डिटेल में देखेंगे। इससे पहले देखिए फ्रेंड्स BS ब्लूम ने जो अपना वर्गीकरण किया था तो उसमें इन्होंने एक इस तरह से फिगर बना के दिखाई। देखिए एक तरह से पिरामिड है BS ब्लूम महोदय का। उस पिरामिड में देखिए सबसे नीचे उन्होंने नॉलेज रखी, सेकंड स्टेप में कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड में एप्लीकेशन, फोर्थ में एनालिसिस, फिफ्थ में सिंथेसिस और 6th में एवल्यूएशन रखा। ज्ञान, बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यही देखिए इस आप इस तरह के ग्राफ द्वारा भी सबको समझ सकते हैं। इसमें भी इसी फिगर में यही इनके 6 स्टेप, 6 भाग दिखाए गए हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड इनको डिटेल में। देखिए फ्रेंड अभी आप पढ़ते चलिएगा, नोट्स बनते चलिएगा, मैं लास्ट में सबको समराइज भी करूंगा। उससे क्या होगा, जितना हमने पढ़ा है वो सब एक तरह से मैं बाद में इकट्ठा करके आपको बता दूंगा, तो आपसे बहुत ही इसको आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। देखिए पहला इन्होंने दिया इसमें ज्ञान का। इसमें बच्चों को आंकड़ों की जानकारी और नहीं याद कराया जाता है, इसमें बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान जैसे कुछ ज्ञान तो बच्चों को पहले से होता है, कि जैसे कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बताइए दिल्ली कहाँ है, दिल्ली सुना है, तो बच्चा कहेगा हमें दिल्ली का नाम सुना, लखनऊ सुना है। तो ये बच्चों को ज्ञान पहले से है। और कुछ जानकारी बच्चों को उन्हें दी जाती हैं और नहीं याद कराई जाती हैं। और इसमें स्मरण, रिकॉल करना, जैसे किसी बात को आप छोटे बच्चों को होता है ना कि कोई किताब में कोई कहानी है, कोई पोयम है, तो उनको क्या की जाती है, वो रिकॉल की जाती है, प्रत्यास्मरण की जाती है, बार बार उनको सुनाकर उनसे बुलवाकर पढ़ाई जाती है। हालांकि उनको उसका अर्थ नहीं पता होता, उसकी उन्हें बूझ नहीं होती, लेकिन उनको सिर्फ एक नॉलेज के रूप में, ज्ञान के रूप में वो पोयम या वो कहानी उनको बहुत अच्छे से याद करा दी जाती है। तो उसको कहते हैं रिकॉल करना। तो बच्चों को ज्ञान इसमें या तो उनके पास होता है या फिर उनको ज्ञान दिया जाता है। तो प्रथम भाग है इसका, पार्ट है ज्ञान। सेकंड है फ्रेंड बूझ, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या होता है, अर्थ को समझाना। जो पोयम, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि बच्चों को कोई पोयम हमने काफ़ी समय उसको रिवाइज करके याद करवाई, लेकिन बच्चों को उसका अर्थ नहीं पता, खाली बच्चे ने उसको रिकॉल करके याद कर लिया। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा फ्रेंड, उसको बूझ कराई जाएगी। उस जो पोयम है उसको याद है, उसको अर्थ समझाया जाएगा, या जो भी उसको कोई अन्य विषय की जानकारी है तो उस जानकारी को, उसके बारे में उसको समझाया जाएगा, उसकी समस्याओं की व्याख्या की जाएगी, और ये सब चीज़ काफ़ी सारांश में, संक्षेप में बताई जाएंगी। अर्थात बच्चों को जो ज्ञान हो चुका है उसकी समझ विकसित की जाती है। इस वाले भाग में जो बच्चों को पहले से ज्ञान हो चुका है, एक जानकारी दी जा चुकी है, उसकी समझ, उसकी बूझ, जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इंग्लिश में, वो इस वाले पार्ट में विकसित की जाती हैं। अब तीसरा भाग बताया है ब्लूम महोदय ने, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप बनाना। जो हमने अमूर्त रूप से सोचा, अमूर्त मैंने आपको पहले भी एक सिद्धांत बताया है कि अमूर्त कहते हैं जो हमारे सामने ना हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने ना हो। तो जो हमारा अमूर्त ज्ञान है, जो हमने सोच के थिंकिंग पावर से लिया है, उसको मूर्त रूप में ला देना, अर्थात सामने प्रत्यक्ष रूप में ला देना।
तो इसी का ही अनुप्रयोग कहेंगे कि जब हमने जो चीज़ सीख ली है, जिसकी समझ हमने विकसित कर ली है अपने माइंड में, तो उस माइंड को जब हम अपनी किसी समस्या का समाधान करने में या किसी तरह की गणना करने में उसको जब हम एप्लीकेशन उसका करेंगे, उसका अनुप्रयोग करेंगे, तो ये वही है कि आपका अमूर्त ज्ञान को आप एक अमूर्त रूप में सामने ला रहे हैं। तो अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में लाना और देखिए समाधान निकालना, गणना करना या व्यवहारिक ज्ञान का निर्माण करना, ये सभी अनुप्रयोग में आएंगे। तो इसमें क्या कह सकते हैं फ्रेंड कि इसमें आत्मसात किए ज्ञान को, जो हमने ज्ञान अब तक ले लिया है और उसकी सूझ पैदा कर ली है, उस ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग करने को ही एप्लीकेशन कहा गया है, हिंदी में अनुप्रयोग। और फ्रेंड इसकी फोर्थ स्टेज है विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा एनालिसिस। विश्लेषण, एनालिसिस, इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमारे साथ समस्या होगी उस समस्या को हम घटकों में विभाजित कर लेंगे, एक पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पूरी समस्या को एक साथ हल नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से मैं आपको सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, ये सिद्धांत भी देखिए मैं आपको पहले थोड़े थोड़े पार्टों में बता रहा हूँ और बाद में मैं इसको एक समराइज करूंगा। असल में इसको बाद में मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर बाद में सिंथेसिस करूंगा। तो ये भी एक तरह से इसी का ही ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है इसका ही एक पार्ट है। तो विश्लेषण में हम फ्रेंड क्या करते हैं कि इसको घटकों में तोड़ लेते हैं, श्रेणीबद्ध कर लेते हैं, कि अलग अलग कैटेगराइज उसको कर देते हैं, तुलना कर सकते हैं, जिससे हम उसकी आसानी से तुलना कर पाएंगे। अगर हम चीज़ों को कैटेगराइज कर देंगे तो उसको हम तुलना कर पाएंगे, उससे हम अपनी समस्या का समाधान निकालने में भी काफ़ी हमको आसानी होगी और इससे हम उन चीज़ों को आपस में अलग कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि फ्रेंड, इसमें हमें आत्मसात के ज्ञान को अलग अलग भागों में करने की क्षमता होती है, ताकि निष्कर्ष तक पहुँचा जा सके। अलग अलग भागों में हम काम करेंगे और सभी को हम आसानी से तुलना करके, श्रेणीबद्ध करके हम एक निष्कर्ष तक पहुँच जाएंगे आसानी से। अब फिफ्थ बात आती है फ्रेंड संश्लेषण की, जिसको कहा गया सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में फ्रेंड घटकों को जोड़ा जाता है। जो हमने विश्लेषण करते समय घटकों को तोड़ा था विभिन्न पार्टों में, भागों में, अब उन सबको समराइज करते हुए जोड़ा जाता है। इससे क्या आते हैं, हम एक सृजन करते हैं, एक क्रिएटिविटी हमारे अंदर पैदा होती है, हम एक सृजन करते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई परिकल्पना करते हैं या आविष्कार करते हैं। ये सभी संश्लेषण के हिस्से हैं। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये फिफ्थ की संश्लेषण है। और सिक्स्थ इसकी मूल्यांकन। और इसमें जो हमने सबसे पहले ज्ञान था उसको हमने सूझ लिया, सूझ के बाद हमने उसको अनुप्रयोग में लिया, अनुप्रयोग के बाद उसका हमने विश्लेषण किया, फिर संश्लेषण किया और संश्लेषण के बाद फिर हमारा उसका मूल्यांकन होता है कि हमने उसमें कितना सीखा, कितना अपनी तरफ से हमने उसमें सृजनात्मकता लाई, कितना हमने क्रिएटिविटी उसमें दिखाई। तो उस सभी का बाद में अंत में मूल्यांकन किया जाएगा और यही इनका सिक्स्थ चरण है, मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो इनका ज्ञानात्मक पक्ष था उसका हमने 6 पार्ट थे, इसको देखा। अब मैं आपको एक बार दोबारा इसको समझा देता हूँ। असल में क्या था, बीएस ब्लूम महोदय ने 3 तरह के पार्ट डोमेन अपने बताए, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और तीसरा इन्होंने बताया गति कौशल, शारीरिक गति कौशल। तो इन्होंने जो शिक्षण अधिगम है उसको सीखने के ही 3 डोमेन बताए हैं। पहले डोमेन की इन्होंने बताया, अगर आपको ज्ञानात्मक, अगर कोग्निटिव माइंड से संबंधित मानसिक कौशल अगर बच्चे में विकसित करने हैं तो बच्चों को 6 स्टेज से देनी होंगी। ये 6 स्टेज इन्होंने बताई हैं, 6 पार्ट इन्होंने बताए हैं कि सबसे पहले उस बच्चों को ज्ञान देना होगा, फिर उसकी बूझ या समझ उसकी विकसित करनी होगी, कॉम्प्रिहेंशन। फिर थर्ड, उसको जब उसकी समझ विकसित हो जाएगी तो थर्ड फ्रेंड उसको अनुप्रयोग, कि आप उसको जो आपने सब तक सीखा समझा उसको आप अपने किसी समस्या समाधान में निकालने के लिए उसका अनुप्रयोग कीजिए, एप्लीकेशन कीजिएगा उसका। जब उस बच्चा उसको एप्लीकेशन करेगा तो एप्लीकेशन करते समय उसको कहीं ना कहीं अवधान आएगा, कोई व्यवधान आएगा, तो व्यवधान के लिए वो उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेगा, जिससे कि इस समस्या को आसानी से हल निकाला जा सके। और जब वो समस्या का हल निकाल लेगा तो फिर उस समस्या को बाद में फिर दोबारा से समराइज करेगा, उसको सभी हिस्सों को जोड़ेगा और जोड़ के एक सार्थक हल या सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचेगा। और उस निष्कर्ष को पहुंचने के बाद जब वो उस निष्कर्ष को, जैसे मान लीजिए एग्जाम में निष्कर्ष दे देगा, तो उसका जब मूल्यांकन किया जाएगा तो मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसने एप्लीकेशन उसका किया और कितना उसने प्रॉपर वे में उसका एक निष्कर्ष तक वो बच्चा पहुंचा। तो यही ज्ञानात्मक कौशल असल में मानसिक विकास कौशल जो है कैसे डेवलप होता है और कैसे बच्चों को सिखाना चाहिए। इसीलिए बीएस ब्लूम महोदय ने ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन को 6 स्टेप में करके समझाया है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको पहला ज्ञानात्मक पक्ष बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको किसी को एक बार डाउट हो रहा हो तो समझ में, तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया है आपको। और फ्रेंड देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अदर स्टडी ग्रुप में भी। और फ्रेंड्स जो हमारे इस चैनल पर अभी साथी नहीं हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स
इस वीडियो को जरूर शेयर करें अदर फ्रेंड के साथ, क्योंकि अगर किसी बच्चे फ्रेंड्स का भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाते हैं उनके, और वो हमारी वीडियो को नहीं देख पाए और बाद में देख पाए, तो उनको काफ़ी पछतावा होगा कि इतना अच्छे करके सिद्धांत समझाया गया लेकिन उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई। तो फ्रेंड उनकी हेल्प कीजिएगा ताकि उन तक समय रहते एक अच्छी स्टडी मटेरियल उन तक पहुँच सके। अब फ्रेंड देखते हैं इनका सेकंड भावनात्मक पक्ष। मैंने इनका संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष आपको बहुत ही डिटेल में समझाया, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो ज्ञानात्मक पक्ष से ही बनेगा, और ज्ञानात्मक पक्ष ही आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बच्चे उसको इतना डिफिकल्ट समझ के, इतना लंबा समझ के वो छोड़ देते हैं कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने आज आपको इतनी डिटेल में बताया है कि आपको अगर वो ध्यान से आपने देखा होगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको बहुत ही इतनी तरह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप उल्टे 2 या 4 अपने जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप समझा देंगे उल्टा। अब देखिए सेकंड है भावात्मक पक्ष। तो असल में ये कोई ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इसमें मेन बात है, पॉइंट जो मैंने लिखी है उसको ध्यान देखिएगा आप। इसमें शिक्षण के वे तरीके शामिल होते हैं जो भावनाओं से जुड़े होते हैं। पहले में हमने ज्ञानात्मक में शिक्षण के वे तरीके लिए अधिगम के बी.एस. ब्लूम महोदय ने बताया कि जो हमारे मानसिकता से संबंधित होते हैं, हमारे संज्ञानात्मक से संबंधित होते हैं। दूसरे भावात्मक पक्ष में हमारे जो शिक्षण अधिगम के तरीके होंगे वे हमारे भावनाओं से जुड़े होंगे। किस तरह से होंगे, देखिए प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा। अगर हम किसी बच्चे को प्रशंसा करेंगे तो वो देखिए स्वाभाविक रूप से ही उसका जो पढ़ने का, शिक्षण करने का जो एक कह सकते हैं उसका अभिप्रेरणा उसको ज़्यादा मिलेगी अगर प्रशंसा की जाएगी। उसका आप उत्साहवर्धन करेंगे। अगर उसने एग्जाम में अच्छा किया और उसको आप और उत्साह देंगे या उसको प्रेरणा देंगे किसी और का एग्जाम्पल देके, तो बच्चे में ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और बच्चा पढ़ने की तरफ ज़्यादा लगेगा। तो या पढ़ने की तरफ या कुछ भी चीज़ सीखने की तरफ, अगर आप उसके जिस फील्ड में सीख रहा है उसको तरफ उसको प्रशंसा करें, उत्साह करें या प्रेरणा दें, तो बच्चा और भी ज़्यादा मन लगाकर और लगन से सीखता है। यही बी.एस. ब्लूम महोदय का भावात्मक पक्ष है। और देखिए भावात्मक पक्ष को भी 5 भागों में बी.एस. ब्लूम महोदय ने बांटा है। अब देखिए कौन कौन से 5 भाग हैं, इनके खाली नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाकी इनमें कोई डिटेल आपको नहीं ध्यान रखनी है। तो पहला पार्ट है इनका ग्रहण करना, रिसीविंग। दूसरा अनुक्रिया, रेस्पॉन्डिंग। थर्ड आकलन, वैल्यूइंग। फोर्थ है संयोजित करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, संगठित करना। और फिफ्थ है इनका निरूपण करना अर्थात कैरेक्टराइजेशन करना। तो इनके 5 पार्ट हैं भावात्मक पक्ष के। तो आप खाली इनके नाम ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि भावात्मक पक्ष का मतलब क्या कि ऐसी शिक्षण अधिगम देना कि जो बच्चे के सीधे डायरेक्ट भावनाओं से जुड़े। अगर आप उसको उत्साह देंगे तो उसके मन में एक तरह से भावना जो है, भावना बढ़ेंगी ना, उसके जो भी वो काम सीख रहा होगा, चाहे वो खेलना सीख रहा हो, चाहे वो कोई पढ़ना सीख रहा हो या कोई भी काम सीख रहा हो। अगर आप मान लीजिए वो साइकिल चलाना सीख रहा है और अगर आपने उसे उत्साह किया, उसकी प्रशंसा की, तो वो बच्चा और मन लगा के सीखेगा। और अगर आपने वहीं उसको उत्साह ना करके उसको हतोत्साहित कर दिया, उसकी प्रशंसा ना करके उसकी डांट दिया, फटकार दिया, तो बच्चे का मन कम लगेगा सीखने में भी, लर्निंग करने में भी। यही बी.एस. ब्लूम महोदय कहते हैं कि बच्चे का भावनात्मक पक्ष का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और अधिगम में इसका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और थर्ड बात होती है फ्रेंड्स की क्रियात्मक पक्ष की। तो क्रियात्मक पक्ष में को देखिए 2 नाम से जाना जाता है, इसको मनोसंचालित पक्ष भी कहते हैं और क्रियात्मक ज्ञान का क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें क्या सम्मिलित होता है कि शारीरिक हलचल, जो भी हम शरीर से हलचल करेंगे, जो भी हम शारीरिक गतिविधियां करेंगे और जो भी हमारे गतिक कौशल होंगे, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सभी हमारे शारीरिक गतिक कौशल हैं। तो इनसे संबंधित क्षेत्र जो है वह क्रियात्मक पक्ष में आएगा। तो इसमें बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा, काफ़ी और कुछ इसमें बताने के लिए इतना खास है नहीं। अब देखिए क्रियात्मक पक्ष में 5 भाग हैं। जिस तरह से इनके भावात्मक पक्ष में 5 भाग थे, उसी तरह क्रियात्मक में 5 भाग हैं। प्रतिरूपता, इमिटेशन, हस्तकौशल, मैनिपुलेशन, परिशुद्धता, प्रिसीजन, स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन और स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। तो फ्रेंड्स आप इनके बस सिर्फ नाम ही ध्यान रखिएगा, बाकी आपको इनमें कुछ ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है और जो आपका पेपर है उसमें सिर्फ इतना ही रखा गया है कि आप ज्ञानात्मक पक्ष को बड़ा अच्छे से पढ़ें और बाकी भावात्मक और जो इनका क्रियात्मक पक्ष है इसके सिर्फ आपको पार्टों के कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट में 5 के आपको नाम पता हो सिर्फ। अब देखिए ब्लूम के वर्णन सिद्धांत की विशेषताएं और देख लेते हैं फ्रेंड, लास्ट है ये, इसके बाद हमें वीडियो खत्म हो जाएगी और ये सिद्धांत हमारा बहुत ही अच्छे से हमने इसको कवर कर लेंगे। देखिए इनके सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। ब्लूम ने छात्रों के ज्ञान व बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। बी.एस. ब्लूम महोदय ने पूरा ध्यान इस पर रखा कि कैसे करके बच्चे का, चाहे ज्ञानात्मक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाए, अधिगम किया जाए, पढ़ाने का नहीं, असल में अधिगम समझिएगा आप, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। तो बच्चों को कैसे ज्ञानात्मक रूप से सिखाया जाए, कैसे भावनात्मक रूप से जोड़कर उसे सिखाया जाए, या कैसे उसको क्रियात्मक रूप से सिखाया जाए। तो बी.एस. ब्लूम महोदय ने इस सिद्धांत के द्वारा बच्चे के ज्ञान व बौद्धिक पक्ष का पूरा ध्यान रखा है।
वह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक विकास पर अत्यधिक बल देते हैं और उनका ये वर्गीकरण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। और ब्लूम के वर्गीकरण के माध्यम से ही चलकर हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में आपको बताया और आपकी लास्ट में भी इस पे ही वीडियो खत्म हो रही है कि जब शिक्षक को एक शिक्षण अधिगम का पूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने हो तो ब्लूम के वर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार ही अगर वो अपना शिक्षण कार्य करेगा तो तभी वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएगा। शुरुआत भी इसी बात से हुई थी फ्रेंड्स कि शिक्षक अपने जो सर्वांगीण विकास करने के लिए छात्र का व्यावहारिक रूप से किस तरह से उसको बच्चों को शिक्षण अधिगम दे कि उसका सभी लक्ष्य और उद्देश्य पूर्ति हो सके। तो वो बीएस ब्लूम के वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार अगर वो उसको शिक्षण अधिगम देगा तो तभी वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएगा। और यही लास्ट में देखिए यही लाइन रखी गई है कि ब्लूम के वर्गीकरण के माध्यम से ही चलकर हम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी और इस वीडियो के साथ अपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स को भी आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा और जिन फ्रेंड्स को अगर अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड और कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही डिटेल में वीडियो है। रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आप पूरा सिद्धांत बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इस वीडियो की PDF फाइल और हमारी अदर्स वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइडेड है और आप सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।